टॉपिक का नाम था पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है पोर्टल हाइपरटेंशन। देखो, पोर्टल हाइपरटेंशन को पढ़ने से पहले एटलीस्ट थोड़ी सी ब्लड सप्लाई याद रखो। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो कोरिलेशन पे आते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी रखो पोर्टल वेन की। तो क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे मान लो एक लीवर है, ये लीवर है। ठीक है, सिंपल। अब ये लीवर है, उसके बाद ये है आपकी, ये जो लीवर है ना, इसके बाद हमें इसमें सबसे मेन अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि मान लीजिए ये पोर्टल वेन है। ठीक है, ये पोर्टल वेन है। अब ये पोर्टल वेन जो होती है, इसकी कुछ ब्लड सप्लाई है जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे एक ब्लड सप्लाई यहाँ से, इसको अपन बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक है, तो ये एनाटॉमी का पार्ट थोड़ा सा याद रखना। एग्जाम में हो सकता है किसी मार्किंग करके दे दे, ऐसा डायग्राम दे दे और मार्किंग दे दे ये कौन सी वेन है, तो पता होना चाहिए कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे स्प्लीन है। ठीक है, ये स्प्लीन है। अब ये स्प्लीन की एक ब्लड सप्लाई इधर से आती है। ठीक है, ये स्प्लीन की आती है, तो ये स्प्लीन इधर से आ गई। इसको अपन बोलते हैं स्प्लीनिक वेन। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्प्लीनिक वेन। तो दो वेन के बारे में जानकारी हो गई, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन। इनको याद करते चलो साथ में कि हाँ, इधर से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आई, इधर से स्प्लीनिक वेन आई। ठीक है, अब इसके बाद इस स्प्लीनिक वेन में एक और वेन ने ड्रेन किया, उस वेन का नाम है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक है, ये से हो गया, ये जुड़ गया सब कुछ। तो इधर वाली जो वेन है ये आ गई इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, इधर आ गई स्प्लीनिक वेन, इधर आ गई सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। इन तीनों का ये मान लो कि ये नॉर्थ से आ रही है, मान लो ये साउथ से आ रही है, मान लो ये ईस्ट से आ रही है, पर इन सब का कैपिटल तो एक ही है ना, इंडिया, दिल्ली। तो मान लो ये दिल्ली है, तो इसका मतलब हो गया ये पोर्टल वेन है। तो पूरे इंडिया का नक्शा है एक तरीके से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। स्प्लीनिक वेन ले लो इधर से इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन ले लो, इधर से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ले लो। इन तीनों के जो रास्ते हैं, मतलब इधर से स्प्लीनिक वेन आएगी, इधर से इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रही, इधर से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रही। ये तीनों की तीनों कहाँ पे ड्रेन कर रही है? पोर्टल वेन में। ठीक है, एंड पोर्टल वेन किसको सप्लाई कर रहा है? यहाँ पे लीवर में। ठीक है, ये वाला पार्ट अपने को याद रखना है ना। और आखिरी में जो पोर्टल वेन होता है, इसका भी किस में जाता है? इसका इंफीरियर वेना केवा में जाता है। इसका ब्लड सप्लाई किस में जाता है? पोर्टल वेन का इंफीरियर वेना केवा में, इधर आगे की तरफ इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, ये वाली जानकारी हमको रखना जरूरी है। अब हमको इसमें क्या याद रखना है? अगर हमको ये बेसिक क्लियर है तो हम कब कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, है ना। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम कब कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नॉर्मल प्रेशर। तो पहले तो नॉर्मल प्रेशर याद रख लो। तो नॉर्मल प्रेशर कैसे याद रखोगे? नॉर्मल प्रेशर सिंपल है, पोर्टल वेन का नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो होता है आपका 5 से 10 mmHg। इसको याद रख लो, ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पोर्टल वेन का प्रेशर कितना है? 5 से 10 mmHg। तभी अगर नॉर्मल पता होगा तभी आप पैथोलॉजी निकाल पाओगे। ठीक है, हम कब कहते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन है, ये पता होना चाहिए आपको। हम तब कहते हैं जब प्रेशर मोर देन 10 mmHg। ठीक है, मोर देन 10 mmHg। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, ये दो बातें याद रखना है। फिर हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं कि जब और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो इसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन को अपन क्या बोलते हैं? ईसोफेजिस वेरिसिस। ईसोफेजियल में वेरिसिस मतलब डायलेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स का, डायलेशन ऑफ वीन का डायलेशन होता है। ठीक है, और ऐसा होता है कि ये जो वीन बनी है ये ब्लीड कर सकती है, तो ये एक ब्लीडिंग नाम का कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिसिस में ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो बहुत बार एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो ये पूछ लेते हैं सिंपल सा कि कब कितने प्रेशर पे ईसोफेजियल में ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो हमको इसका याद रखना है मोर देन 12 mmHg। ठीक है, तो हमको इसमें कितनी बातें याद रखना है? सबसे पहले नॉर्मल सप्लाई याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? लीवर है, लीवर में ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन ये मान लो दिल्ली है, इसमें 3 जगह से आ रहा है। ये साउथ से आया सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, दिल्ली पे ही रुका। इधर ईस्ट से आया स्प्लीनिक वेन, ये भी यहीं पे रुका। और इधर से ही इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन जो कि स्प्लीनिक वेन में ड्रेन करी, और इन दोनों ने पोर्टल वेन का रास्ता बनाया।
पोर्टल हाइपरटेंशन हम कब बोलते हैं? जब प्रेशर कितना होता है? मोर देन 10 mmHg। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? क्वेश्चन आएगा 5 से 10 mmHg। ठीक है, इसोफेजियल वेरिसिस होने का चांस होता है। और अगर इसोफेजियल वेरिसिस हुआ तो इसोफेजियल वेरिसिस के कारण क्या होने का चांस होता है? इसोफेजियल ब्लीडिंग, मतलब वेरिसिस ब्लीडिंग होने का चांस होता है। वेरिसिल ब्लीडिंग कब होता है? जब प्रेशर मोर देन 12 mmHg बढ़ जाता है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट हमको एक एक सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो पीजी में, INI-CT में, एम्स में आते रहते हैं। बस इनको कैसे पूछा जाता है? क्लिनिकल सिनारियो बना के। कैसे पूछते हैं? जैसे मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, उसका पूरा आपको पहले तो उसने 4-5 लाइन में पूरा घुमाया कि भाई ऐसा हो गया, पेशेंट है ना, उसको सिरोटिक के फीचर दे देंगे, पेशेंट्स में हाइपरटेंशन के फीचर दे देंगे। बट उसमें उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि अभी नॉन ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसिस का केस है। क्या बोल रहा है एग्जामिनर ने? कहा कि नॉन ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसिस है। अच्छा, इसोफेजियल वेरिसिस कब हो रही थी? मैंने आपको बताया था जब प्रेशर ज्यादा हो रहा है, जैसे मान लो 10 से 12 के बीच में हो रहा है ना, तो हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन में वेरिसिस हो सकता है। पर ब्लीडिंग कब हो रही थी? जब प्रेशर मोर देन 12 mmHg है। ठीक है, अभी एक पेशेंट था, उसको पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ और पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण उसमें इसोफेजियल वेरिसिस हो गया, सिंपल। पर वो ब्लीड नहीं कर रहा, नॉन ब्लीडिंग है। तब ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तब हम पेशेंट में अगर आपसे पूछेगा कि इसका बेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सिंपल दवाई का नाम याद रख लो, प्रोपेनालोल। सिंपल, प्रोपेनालोल, बस इतना याद रख लो। एग्जाम का एक क्वेश्चन डन हो गया। क्या? नॉन ब्लीडिंग अपने को दिख गया, सिर्फ इसोफेजियल वेरिसिस है, तो अपन प्रिवेंशन कर रहे हैं कि ब्लीडिंग ना हो, तो अपन क्या दे रहे हैं? दवाई उस पेशेंट को क्या स्टार्ट कर दी? प्रोपेनालोल स्टार्ट कर दी। ठीक है, मान लो दूसरा पेशेंट आता है, पहला पेशेंट हो गया साहब, ठीक, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरा पेशेंट आता है ना, सर्जरी में लैंड करता है, अचानक से पता लगता है कि वो पोर्टल हाइपरटेंशन का ऑलरेडी मरीज है, अभी उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको हेमेटोमेसिस हो रहा है। तो अपन को समझ में आ गया कि हो सकता है इस पेशेंट में पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण जो कॉम्प्लिकेशन हुआ है इसोफेजियल वेरिसिस, और वो कब होता है? जब कितना प्रेशर होता है? मोर देन 12 mmHg से ज्यादा अगर प्रेशर हो गया। नॉर्मल प्रेशर कितना था पोर्टल वीन का? 5 से 10 mmHg, सबको पता है। हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब 10 के ऊपर होता है। इसोफेजियल वेरिसिस ब्लीडिंग कब करता है? जब 12 mmHg से ऊपर होता है। तो अगर ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसिस, अगर आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछा कि क्या दोगे, तो आप ऑक्टेरोटाइड दोगे। क्या दोगे? ऑक्टेरोटाइड दोगे। ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो पार्ट अगर आपके क्लियर है तो एग्जाम के दो क्वेश्चन तैयार है। अब मान लो ये दो पार्ट तो आपको क्लियर हो गए अच्छे से, पर बहुत बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, बहुत बार पूछते हैं वो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमेटोमेसिस क्या है इन पेप्टिक अल्सर, है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई सबसे कॉमन हेमेटोमेसिस का कारण क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है? पेप्टिक अल्सर डिजीज सबसे मोस्ट कॉमन कारण। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हेमेटोमेसिस होने का कारण सबसे कॉमन क्या है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, पर दूसरा एग्जामिनर ने ट्विस्ट किया था क्वेश्चन को। उसने क्या किया? उसने आपको पूरी राम कथा सुनाई कि एक पेशेंट है, वो आपके इमरजेंसी में आया, हेमेटोमेसिस के साथ आया, फिर आपने पेशेंट का पाल्पेट किया तो आपको स्प्लीनोमेगेली मिल गई। मतलब देख रहे हो, एग्जामिनर ने एक छोटे से कोने पे लिख रखा था कि पेशेंट को जब एक मान लो रेजिडेंट ने पाल्पेट किया तो उसको स्प्लीनोमेगेली मिली। अब अगर उसको स्प्लीनोमेगेली मिली और हेमेटोमेसिस के भी फीचर आ रहे हैं, तो साहब ये क्वेश्चन का आंसर ज्यादा चांस है कि डायग्नोसिस पोर्टल हाइपरटेंशन की तरफ जाएगी। तो आपके दो सवाल एक जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन में दोनों रहेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर को पता है, तो वो दोनों ऑप्शन देगा। पहले पे दे देगा पेप्टिक अल्सर डिजीज और बी पे दे देगा पोर्टल हाइपरटेंशन। बहुत सारे बच्चे हेमेटोमेसिस देखेंगे, समझ जाएंगे यार अपर जीआई ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज, लगा दो। पर नीचे पढ़ा ही नहीं, नीचे क्या लिखा था? नीचे लिखा था 2 लाइन के बाद स्प्लीनोमेगेली। तो स्प्लीनोमेगेली अगर लिखा है तो उसका आंसर हमको याद रखना है। क्या है स्प्लीनोमेगेली का आंसर? स्प्लीनोमेगेली के साथ हेमेटोमेसिस मिलेगा तो आपको आंसर लगाना है पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये वाले पार्ट हमको एक तो सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है,
अब मान लीजिए हमारे पास कुछ क्लिनिकल सिनारियो के क्वेश्चन आते, कुछ क्लिनिकल क्वेश्चन आते, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, एक पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें हेमेटोमिसिस हो रहा है। जैसे मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, एक क्लिनिकल केस देखते हैं, एक क्लिनिकल केस। मान लो एक कैजुअलिटी में एक पेशेंट आया, उसको हेमेटोमिसिस की कंप्लेन है, ठीक है ना। उसके साथ हमने उसका, देखो उस टाइम पे बहुत रेयर होता है कि हम स्प्लीन को पाल्पेट करेंगे, हम सबसे पहले बीपी वगैरह चेक करते हैं पेशेंट का, ठीक है। पर हमको पता लगा कि उसका बीपी अनरिकॉर्डेबल था, ठीक है, अनरिकॉर्डेबल बीपी था। अब हमने क्या स्टार्ट किया उस पेशेंट में, सबसे पहले क्या किया हमने, क्या किया, अनरिकॉर्डेबल बीपी के साथ हमने सबसे पहले उसमें क्या किया, 2 बोर आईवी कैनुला लगा दिए, ठीक है। पुट आईवी कैनुला, ऑरेंज लगा दिया है तो 14 गोज का ऑरेंज लगा दो या ग्रे लगा दो, है ना, 16 गोज, या हम ग्रीन भी लगा सकते हैं 18 गोज, ठीक है। तो 18 गोज में फास्ट रिप्लेसमेंट होता है फ्लूइड्स का, ठीक है। हमने क्या किया, आईवी फ्लूइड्स स्टार्ट कर दिए पेशेंट को। सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स में क्या स्टार्ट करा, हमने नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर दी। हमको बीपी, क्योंकि बीपी अनरिकॉर्डेबल आ रहा था, हमने नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करी। और हमने मेसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल भी एक्टिवेट कर दिया कि भाई फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वगैरह चढ़ाओ, है ना, प्लेटलेट अगर है तो वो चढ़ाओ, पैक्ड आरबीसी है तो वो चढ़ाओ, ये सब चीज़ें हमें चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी इस पेशेंट में, ठीक है। बट हमने इसमें 2 बातें पहले भी करी थी जो सबसे मेन है, क्या, कि अगर आपसे कोई दवाई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछ रहा है पेशेंट में, ये तो ठीक है, ये तो आपने बेसिक मैनेजमेंट किया है कि पेशेंट का जो बीपी लो है उसके लिए आपने, ठीक है, आपने आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दिया, एनएस स्टार्ट कर दिया, 18 गोज का ग्रीन कैनुला ग्रीन कैनुला लगा दिया, और उसके बाद आपने फ्लूइड्स उसको रिससिटेशन किया। बट मेन ट्रीटमेंट क्या, अगर इसोफेजियल वेरिसिस की आपसे दवाई पूछेगा, ज़्यादा चांस है, तो उसका आंसर आईवी ऑक्टेरोटाइड है, ठीक है। आपने आईवी ऑक्टेरोटाइड ड्रग ऑफ चॉइस है। बट आपसे उसने पूछा, आपसे एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन दिए थे आपको पेपर में। पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन था वो था ऑक्टेरोटाइड, और बी ऑप्शन आपको दिया था अपर गैस्ट्रो एंडोस्कोपी प्लस स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। अब इसमें आपको बेस्ट आंसर लगाना था, तो बेस्ट आंसर है अपर गैस्ट्रो एंडोस्कोपी प्लस स्क्लेरोथेरेपी। इसको अपन बोल सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर इसोफेजियल वेरिसिस है ब्लीडिंग के साथ, तो हमको आंसर देना है अपर गैस्ट्रो एंडोस्कोपी प्लस स्क्लेरोथेरेपी। हो सकता है एग्जामिनर ने ये ऑप्शन ही नहीं दिया हो, तब क्या करोगे, हो सकता है एग्जामिनर ने ये ऑप्शन नहीं दिया आपको, तब आप एंडोवास्कुलर लाइगेशन को ढूंढो। क्या ये लिखा है, तो ये इंटरचेंजेबल, अपन एंडोवास्कुलर लाइगेशन अगर है तो हम इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर ने अगर ट्विस्ट किया क्वेश्चन को तो क्या बोलेगा, और एग्जामिनर ने ट्विस्ट किया तो क्या बोलेगा, एक पेशेंट था, ठीक है, कैजुअलिटी में आया, ठीक है, सर्जरी वालों ने उस केस को देखा, उन्होंने एंडोवास्कुलर लाइगेशन किया, कुछ समय बाद वापस ब्लीड कर रहा है, तो वापस अगर रिकरेंट ब्लीड है तो वापस अपने को यही करना है, रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है, रिपीट एंडोवास्कुलर लाइगेशन, ठीक है, या आप बोल सकते हो अपर गैस्ट्रो एंडोस्कोपी प्लस स्क्लेरोथेरेपी। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। तो आपने यहाँ पे 3 मेन पार्ट पढ़े जो अपने को याद रखना है। पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, सबसे मेन चीज क्या याद रखना है, पोर्टल वीन का नॉर्मल प्रेशर 5 से 10 mmHg, ये बिल्कुल ना मत भूलना। दूसरा क्या याद रखना है, हाइपरटेंशन कब बोलोगे, 10 mmHg से प्रेशर ज्यादा है। इसोफेजियल वेरिसिस, ठीक है, 10 से 12 पे फॉर्मेशन हो गया, कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे थे, देखो अभी अब तक अपन ने कंप्लीट किया कि भाई इसोफेजियल वेरिसिस के बारे में पूरा आइडिया लग गया। अब मैंने जैसे भी कहा था ना कि अगर एक पेशेंट है उसमें अगर नॉन ब्लीडिंग है, अगर मैं कहता हूं कि नॉन ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसिस है, तो सबको आइडिया है नॉन ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसिस का, अभी बताया प्रोपेनालोल, सब बता देंगे दवाई प्रोपेनालोल। पर एग्जामिनर क्या पूछता है, प्रोपेनालोल आप सब में दे सकते हो, किस में नहीं देना, मतलब प्रोपेनालोल सब में दोगे एक्सेप्ट किस में नहीं देना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपको एटलीस्ट 3-4 कंडीशन पता हो जिसमें प्रोपेनालोल देना है, किस में देना है प्रोपेनालोल। देखो आपको क्या क्या याद रखना है, एक कंडीशन होती है HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। जब अपन कार्डियोलॉजी के लेक्चर पढ़ेंगे तब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी अपने को सिर्फ याद रखना है HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें अपन दे सकते हैं प्रोपेनालोल। पेशेंट में अगर आपको प्रोफिलैक्सिस करना है माइग्रेन का,
माइग्रेन के प्रिवेंशन में भी अपन दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे पेशेंट में जब थायरोटॉक्सिकोसिस के केसेस आते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक पेशेंट था सर्जरी के दौरान एकदम से उसमें पाल्पिटेशन, ट्रीमर वगैरह हो रहे हैं, तो अपन समझ सकते हो सकता है थायरोटॉक्सिकोसिस में है, तो उसमें भी हम प्रोपेनालोल दे सकते हैं। तो मतलब मैंने अभी यहाँ पे 4 कंडीशन बताई, वो कम से कम याद रख लो। नीट, पीजी, INICT, नेक्स्ट कुछ भी आए, एग्जाम का नाम चेंज होगा, चीजें वही रहेगी, घुमा फिरा के वही पूछना है। उन्होंने वही पूछना है, प्रोपेनालोल पूछ लेंगे, इसके बारे में पूरी राम कथा लिखेंगे पहले तो, फिर बस छोटी से पॉइंट में आंसर रहेगा, एक्सेप्ट प्रोपेनालोल इज गिवन इन ऑल केसेस एक्सेप्ट। तो आपको कम से कम 3 याद रहेंगे, 3-4 तो आप रूल आउट कर पाओगे। तो क्या याद रखना है? पहला, ईसोफेजियल वेरिसिस नॉन ब्लीडिंग। ईसोफेजियल वेरिसिस अगर है पर नॉन ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाएगा तो क्या दवाई बताई थी, सबको याद है, ऑक्टेरोटाइड। ऑक्टेरोटाइड पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सबको पता है, अपर गेस्ट्रोएंडोस्कोपी प्लस स्क्लेरोथेरेपी, और या तो एंडोवास्कुलर लाइगेशन। अगर वापस ब्लीडिंग हो गई तो क्या करना है? कुछ नहीं करना साहब, वापस आप एंडोवास्कुलर लाइगेशन कर दो, इतना ही याद रखना है। प्रोपेनालोल किस किस में दे सकते हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस, HOCM, प्रोफिलैक्सिस ऑफ माइग्रेन हम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। कैसे याद होगी? देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 3 पार्ट आपको याद रखने हैं, सिर्फ 3 पार्ट। भाई, कॉजेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, मैं क्या बोल रहा हूं? कॉजेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक। इसको 3 हिस्सों में बांट दो। कैसे बांटोगे? बड़ा आसान है। देखो, नंबर 1 पे अपन बोल रहे हैं लीवर के पहले की कहानी, तो प्री हिपेटिक, ठीक है। लीवर पे हिपेटिक, और लीवर के बाद पोस्ट हिपेटिक। अब एक बार वो डायग्राम वापस याद करो जो मैंने बस सिखाया था। क्या कहा था? लीवर है साहब, लीवर है। लीवर की सप्लाई सबको पता है ना? क्या क्या पढ़े थे अपन लीवर की सप्लाई? इधर से अपने को पता है, इधर से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रही है, इधर से स्प्लीन था, इधर से स्प्लीनिक वेन आ रही है, इधर से इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रही है। ये सब एक जगह मिल गए, मैंने बताया था, साउथ वेस्ट नॉर्थ सब मिलकर दिल्ली में मिल गए पोर्टल वेन। अब प्री हिपेटिक कॉज पढ़ना है, तो देखो प्री हिपेटिक मतलब लीवर के पहले, तो हो सकता है या तो स्प्लीन की वेन में थ्रोम्बोसिस हो, या तो क्या होगा, स्प्लीन की वेन में थ्रोम्बोसिस होगा, है ना। या बहुत से बहुत आप क्या बोल सकते हो, और क्या हो सकता है, स्प्लीन की वेन में थ्रोम्बोसिस होगा, या तो आपका पोर्टल वेन में ही थ्रोम्बोसिस होगा। तो ये 2 कॉज, एटलीस्ट 2 कॉज आपको याद रखने हैं। पहला कॉज रट लो, एग्जाम में आना ही है इस तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस, प्री हिपेटिक कॉज पोर्टल हाइपरटेंशन। दूसरा कॉज आपको याद है, मैंने अभी बताया, क्या है? पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, सिंपल, वही का वही वर्ड। एक सिंड्रोम और होता है, अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, बंटी। बंटी सिंड्रोम का नाम है, बंटी सिंड्रोम, तो ठीक है, आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद रखना बंटी भाई प्री हिपेटिक के कारण निपट गए थे इस दुनिया में, प्री हिपेटिक के कारण बंटी जी निपट गए थे, तो ऐसे करके याद रख लो, बंटी प्री हिपेटिक, ठीक है। ये 3 पार्ट याद रखना है। अब हम अगर हिपेटिक पे आते हैं, तो हिपेटिक पे ना मैं खेल पूरा देखो, मान लो ये लीवर है, ये मान लो लीवर में यहाँ पे साइनोसॉइड, ये साइनोसॉइड्स की कैपिलरीज है, तो इस साइनोसॉइड की अगर मैं पहले की बात करूंगा, इधर बात कर रहा हूं, तो ये प्री साइनोसॉइड हो गया, और इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो ये पोस्ट साइनोसॉइड हो गया। तो सर्जरी में क्या करते हैं, हिपेटिक को 3 हिस्सों में पूछ लेते हैं वो, मतलब सर्जरी में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो बन जाएगा आपसे कि भाई, आपसे कोई पूछ लेगा कि इसमें मेरे को प्री साइनोसॉइड के कॉजेज के नाम याद करा दो, या आपसे कोई पूछ लेगा साइनोसॉइड के कॉजेज याद कर लो, या आपसे कोई पूछेगा पोस्ट साइनोसॉइड। तो इसमें 3 हिस्से आपको याद रखने हैं। 3 हिस्से अपने को क्या याद रखने हैं? देखो, एक तो हो गया प्री साइनोसॉइड, एक हो गया साइनोसॉइड, एक याद रखना पोस्ट साइनोसॉइड, ठीक है। तो देखो 3 कॉज हमको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। एक तो हो गया आपका प्री साइनोसॉइड, साइनोसॉइड, पोस्ट साइनोसॉइड। कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, पहले मैं साइनोसॉइड के पहले बोलता हूँ पोस्ट हिपेटिक याद रख लो, प्री हिपेटिक याद है ना, वैसे याद रख लो पोस्ट हिपेटिक। पोस्ट हिपेटिक में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सिंपल कहानी है। देखो, पोस्ट हिपेटिक का कारण क्या होगा, देखो ये लीवर है ना, ये आपको पता है कि यहाँ पे पोर्टल वेन की कहानी थी। पोर्टल वेन क्या करेगी, यहाँ पे आगे जाके इसे एक हिपेटिक वेन की ब्लड सप्लाई, ये मान लो ये हिपेटिक वेन है, ठीक है, ये हिपेटिक वेन है, और ये हिपेटिक वेन अब किसको सप्लाई देगी, इंफीरियर वेना केवा को। सबको पता है ये इंफीरियर वेना केवा को, इंफीरियर वेना केवा कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, ये राइट एट्रियम में जाएगा हार्ट के, है ना, तो ये वाला ब्लड सप्लाई होगी राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट,
ये तो सबको पता है। तो ये पोर्टल वीन के बाद की कहानी, ये पोस्ट हिपेटिक के कॉज है। मतलब या तो हिपेटिक वीन में कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई इंफीरियर वेना केवा में ब्लॉकेज आ जाए, कोई इंफीरियर वेना केवा में गड़बड़ी हो, कोई हार्ट में गड़बड़ी हो, तो ये सब कारण पोस्ट हिपेटिक के हो जाएंगे। इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लीवर का डायग्राम क्लियर है, अगर आपको ब्लड सप्लाई क्लियर है, तो सबसे आसान है इसको याद रखना। प्री हिपेटिक समझ में आ गए, जो पहले जा रहे थे पोर्टल वीन के, लाइक स्प्लीन और तुम्हारा इंफीरियर मिजेंट्रिक वीन, सुपीरियर मिजेंट्रिक वीन। तो अपन ने दो कॉजेस पढ़े थे, पोर्टल वीन थ्रोम्बोसिस, स्प्लीनिक वीन थ्रोम्बोसिस। साइनसॉइड अभी अपन पढ़ेंगे, जो हिपेटिक कारण थे यहाँ पे जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट हिपेटिक में जो लीवर के बात है, जैसे हिपेटिक वीन में अगर थ्रोम्बोसिस है, बूट चियारी सिंड्रोम का कारण होता है। इंफीरियर वेना केवा में थ्रोम्बोसिस, तो भी बूट चियारी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बूट चियारी सिंड्रोम एक सबसे बड़ा कारण है आपका पोस्ट हिपेटिक पे। तो ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, आने का भी चांस है। बूट चियारी सिंड्रोम किस में आएगा, तो पोस्ट हिपेटिक में आएगा, ठीक है। ये तो याद हो गया, है ना। अब आपको और क्या याद रखो, तो मैंने आपको भी एक और चीज बताई याद रखने का तरीका। आपको पता है कि ये जो यहाँ पे जो हिपेटिक वीन है, और आपको यहाँ पे पता है कि हिपेटिक वीन किसको सप्लाई दे रही है, इंफीरियर वेना केवा को। इंफीरियर वेना केवा कहाँ जा रहा है, ऊपर हार्ट में जा रहा है, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम में। तो अगर मान लो राइट साइड में जा रहा है, तो अगर इसमें हार्ट में कोई बीमारियां हो रही, जैसे दो तरह की बीमारियों के नाम याद रखो राइट साइड में, तो नाम आर से है ना, तो आपको आर से याद रखना है। राइट साइड है तो कैसे याद रखोगे, आर से एक होती है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। या तो तीन तरह की कार्डियोमायोपैथी होती है, एक HOCM होती है, मतलब हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एक रेस्ट्रिक्टिव। तो अपने को सिर्फ अभी यहाँ पे याद रखना है रेस्ट्रिक्टिव कॉज है। और क्या कॉज हो सकता है, तो सबको पता है एक और कॉज बड़ा फेमस है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस मतलब हार्ट के मैंने दो कॉज बता दिया आपको, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी याद रख लो और कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस याद रख लो। तो सिंपल भाषा में याद हो गए ये पोस्ट हिपेटिक के कॉज, ठीक है ना। लास्ट क्या है, हमने साइनसॉइड पे बात करते हैं। इस पे सवाल सर्जरी वाले पूछते हैं, ये मेडिसिन वाले पूछ लेते हैं, सर्जरी वाला पूछ लेते हैं। अब हमको कैसे याद रखना है, सिंपल तरीका। देखो पहले अपन शुरुआत करते हैं, मान लो ये साइनसॉइड, ठीक है। तो इधर अपन लीवर का, ये लीवर है, मान लो ये लीवर है, ये लीवर है, इसमें साइनसॉइड पे चलते हैं, फिर इधर अपन चलते हैं प्री साइनसॉइड पे, और इधर चलते हैं पोस्ट साइनसॉइड पे, ठीक। ये तीन हिस्से हैं लीवर के मान लो। अब इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसमें थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। साइनसॉइड में मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी, यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ पे खराबी खराबी खराबी, क्या है, कॉज सिरोसिस, सबसे मेन कॉज सिरोसिस। प्री साइनसॉइड अगर मैं आपसे कारण बोलूंगा, अगर मैंने आपको कहा प्री साइनसॉइड, तो प्री साइनसॉइड में आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं साहब, सिंपल सा सिस्टोसोमियासिस। जो सिस्टोसोमियासिस का इन्फेक्शन होता है वो प्री साइनसॉइड कॉज का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। पोस्ट साइनसॉइड क्या होता है, देखो अपन कहते हैं ना कि पोस्ट रेडियोथेरेपी ये हो गया, पोस्ट रेडियोथेरेपी ये हो गया, तो कुछ नहीं। पोस्ट साइनसॉइड में आपको इतना याद रखना है कि हो सकता है कोई वीनो ऑक्लूसिव डिजीज हो, वीनो ऑक्लूसिव डिजीज हो, या आप कह सकते हो कोई रेडिएशन हो, है ना, रेडिएशन हो या वीनो ऑक्लूसिव डिजीज हो। तो मैं आपको ये दो ही बात, या कोई हर्बल टी वगैरह के कारण भी हो सकता है, पर ये दो मेन चीज आपको याद रखनी है, वीनो ऑक्लूसिव और रेडिएशन। अब आपको सारे कॉजेस याद हैं बाय हार्ट। कैसे याद किया, दिमाग से। आपको सबसे पहले ब्लड सप्लाई क्लियर होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई कैसे अपन ने पढ़ी थी, अपन ने तीन तरीके से ब्लड सप्लाई पढ़ी थी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि साहब लीवर है, लीवर में मेन कहानी पोर्टल वीन। पोर्टल वीन किसके द्वारा बन रहा था, इंफीरियर मेजेंट्रिक वीन, सॉरी सुपीरियर मेजेंट्रिक वीन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वीन, इधर से स्प्लीनिक वीन। अगर इनमें थ्रोम्बोसिस है, स्प्लीनिक वीन में पोर्टल। देखो इसमें तीन मेन पॉइंट है जो अपने को क्लियर हो चुके हैं। मैंने पोर्टल वीन के सारे कॉजेस बता दिए, प्री हिपेटिक सबको याद है ना, पोस्ट हिपेटिक बता दिया कि भैया बाद की कहानी है। हिपेटिक मतलब हिपेटिक वीन में फंदा, हिपेटिक वीन थ्रोम्बोसिस हो, इंफीरियर वेना केवा, बूट चियारी सबसे बड़ा कारण। और फिर आगे किसको सप्लाई करता है, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। तो क्या हो सकता है कॉज, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये सब पोस्ट हिपेटिक है। साइनसॉइड में सबको पता है, साइनसॉइड में सिरोसिस याद रख लो, प्री साइनसॉइड सिस्टोसोमियासिस, कोई इन्फेक्शन है वो कहीं से आ रहा है, तो प्री साइनसॉइड में सिस्टोसोमियासिस। पोस्ट साइनसॉइड अगर आप पे सवाल आता है तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, या तो कोई वीनोक्लूसिव डिजीज हो, कोई रेडिएशन हो, या कोई हर्बलिटी हो, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉजेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।